ओहो! रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार! पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज़। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज़ अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के सेशन में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उनके हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि वो फॉर्मर स्टॉक ब्रोकर रह चुके हैं स्टॉक मार्केट के। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अफरोज़ अली मर्चेंट साहब की। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी जैसे मार्च के मंथ में जो इन्फ्लेशन का जो रेट है, जो नंबर आए हैं, वो 70 के आए हैं। तो जो कि काफ़ी कम है और इंटरेस्ट रेट भी जैसे कि हम सब जानते हैं कि 22% है। तो आपको क्या लगता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा, जो कि अभी मॉनेटरी पॉलिसी जो अपकमिंग आने वाली है अप्रैल के एंड में, तो उसमें आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ कमी आ सकती है? मैं तो समझता हूँ कि ऑलमोस्ट 100% मॉनेटरी ईजिंग शुरू होनी चाहिए, जो कि 3 साल बाद होगी। अप्रैल 29 को जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग है, कि पॉलिसी रेट हमारा 22% है और हुँ। इन्फ्लेशन मार्च का 20.7% आया है। तो वी आर इन टू नेट पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट टेरिटरी आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल बाद ऐसा हुआ है कि पॉलिसी रेट जो है वो इन्फ्लेशन से ऊपर है। तो ये तो आप जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट उठा लें, तो स्टेट बैंक के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सारा यही चाहते हैं कि नेट इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट हो। तो नेट इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट, नेट पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट हो, जो कि हो चुका है मार्च में। तो मुझे तो 100% उम्मीद है कि ये पॉलिसी रेट जो है आप 22% से 21%, कम से कम 1%, ये 29 अप्रैल को जो मीटिंग है हुँ। उसमें 1% कम करना चाहिए। सही। अच्छा सर, अगर जो है हम अगर हमें आगे जाके अगर हम ये चीज़ देखते भी हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी नीचे आती है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर को जो है ज़्यादा फ़ायदा होगा? देखिए, जो सिक्लिकल सेक्टर्स जिसको हम कहते हैं, वो हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं और लो रेट इंटरेस्ट एनवायरनमेंट में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब सिक्लिकल सेक्टर, मैं आपको मिसाल दूं, सीमेंट सेक्टर। अब सीमेंट सेक्टर की 7 मिलियन टन्स की कैपेसिटी है सालाना, और 35 मिलियन टन्स भी सेल नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह कि दिस वाज ऑल टाइम हाई पॉलिसी रेट 22%। और सितंबर में अगर आपको याद हो तो 6 मंथ का अबाउट 25% पे था, और +3%, 28% पे बैंक लोन दे रहे थे। तो कोई हुँ। लोन ले नहीं रहा था, बल्कि लोग रिटायर कर रहे थे। तो ये मैं समझता हूँ ये तो शुरुआत है 1% कम करने की। मैं समझता हूँ तकरीबन ये 5 से 7% जो है दिसंबर तक जो है ये कमी आएगी। 15% तक मैं समझता हूँ इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। तो ये सिक्लिकल सेक्टर जिसमें सीमेंट सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है। देखिए, सीमेंट सेक्टर कंस्ट्रक्शन में लोग 50% लोग हैं जो बैंक से लोन लेके बनाते हैं, तो हुँ। वो इतना भारी इंटरेस्ट को नहीं दे पाते हैं। इसी तरह गाड़ियां खरीदते हैं, 50% लोग लोन लेके गाड़ी खरीदते हैं। तो वो भी ऑटो सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, आयरन स्टील सेक्टर है। ये सिक्लिकल सेक्टर्स को लो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में बहुत बेनिफिट होगा। सही। अच्छा सर, अगर हम ये बात करें कि सर्कुलर डेप्थ के और जो प्राइवेटाइज़ेशन के जो मामलात हैं, उसमें हुकूमत को जो है, आप क्या समझते हैं किन चैलेंजेस का सामना है? ये मैं तो समझता हूँ ये बहुत खुशाइन बात है। मैं इस वक्त प्राइवेटाइजेशन कि मैं ज़्यादा आई एम मोर कॉन्फिडेंट कि प्राइवेटाइजेशन होगा। और इसमें जो अहम रोल है, मैं समझता हूँ वो पहले ही स्टैब्लिश हो गया है। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी मेंबर है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की आप देखें, पिछले तीन टेन्योर्स में तीनों गवर्नमेंट ने कोशिश जरूर की, लेकिन कामयाबी नहीं हुई। अब हमें बेनिफिट है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है उनका भी सपोर्ट है।
तो ये प्राइवेटाइजेशन मुझे लग रहा है अब तो इंशाल्लाह इसमें हमें कामयाबी होगी। अब पीआई देख ले 100 अरब से ज्यादा लॉस हो रहा है। ये 100 अरब से लॉस जो हमारे 2.5 करोड़ बच्चे बाहर है, स्कूल नहीं जा सकते हैं, ये 100 अरब से तो आप 2.5 करोड़ बच्चों को तालीम दे सकते हैं जो स्कूल नहीं जा सकते। तो मुझे तो काफी अब उम्मीद है प्राइवेटाइजेशन पीआई का तो हो ही रहा है। और बाकी जो 87 स्टेट जो लॉस मेकिंग स्टेट एंटरप्राइजेज है, जो 2000 बिलियन रुपीस 2000 अरब से ऊपर गवर्नमेंट को हर साल देना पड़ता है, ये इवेंचुअली जिसमें डिस्कोज भी है, सारे ये वन बाय वन प्राइवेटाइज हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा सर, आईएमएफ के जो अभी एक्सटेंडेड फंड की के साथ जो डीलिंग चल रही है, जो मामलात हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि जो उनकी कंडीशंस हैं, वो कितनी टफ हो सकती हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर को हायर किया है, मोहम्मद औरंगजेब। हुँ, मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ मोर देन 30 इयर्स। ये एबीएन एमरो बैंक जो पाकिस्तान में होता था, उसके कंट्री प्रेसिडेंट थे। जब रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड ने एबीएन एमरो खरीद लिया, तो एबीएन एमरो ने उनको अपने वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स में एम्स्टर्डम में नीदरलैंड में भेजा। फिर जेपी मॉर्गन चेज, जो वन ऑफ द बिगेस्ट यूएस बैंक्स है, वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, उसके वो पूरा एशिया के हेड थे, बेस्ड इन सिंगापुर। उसके बाद हबीब बैंक ज्वाइन किए थे। जो लॉस था उनको उन्होंने प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। 200 अरब से ऊपर अब रिजर्व्स है, और 100 अरब से ऊपर प्री टैक्स प्रॉफिट है हर साल। तो ये बहुत ही काबिल आदमी है। इनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन इतनी अच्छी है कि वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। तो ये अपने इनफैक्ट पर्सनल रेपुटेशन इतनी अच्छी है। मुझे पूरी उम्मीद है 14-15 को वॉशिंगटन ये जा रहे हैं, जिसमें आईएमएफ से मीटिंग है, वर्ल्ड बैंक से मीटिंग है। तो ये $6 to 8 बिलियन की ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की बात करेंगे ओवर 3 ईयर पीरियड। तो मुझे तो काफी उम्मीद है ये कामयाबी इनको होगी। सही। तो सर, कंडीशंस के हवाले से आप मुझे बताएँ कि आपको लगता है कि कोई इस तरह की कंडीशन जो है, क्या जो लग सकती है, जो कि इस वक़्त जो है, जो हमारे इस वक़्त हालात चल रहे हैं, उस हवाले से हमारे ऊपर थोड़ा-सा टफ़ टाइम आ सकता है, कुछ इस तरह के आपको लगते हैं आने वाले टाइम में? देखिए, इकोनॉमी को के सर्वाइवल के लिए कई दफा आपको अनपॉपुलर डिसीजंस लेने होते हैं। हुँ, इट्स बेटर कि हम देखें, पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है कि 24 मरतबा आईएमएफ को के पास जाएगा। तो क्योंकि हमने 10 साल में कभी गैस की प्राइस हमने नहीं बढ़ाई, इलेक्ट्रिसिटी की इतनी नहीं बढ़ाई जितना बढ़ाना चाहिए। तो ये तो कंडीशनैलिटी, अगर आप 4000 मेट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट का एक यूनिट गैस लेते हैं, और उसको बहुत बहुत सस्ता 120 रुपए में बेच रहे थे, अब तो काफी इंप्रूव किया है। तो ये अगेन सर्कुलर डेट 5 ट्रिलियन से ऊपर हो गया है, 5000 अरब रुपए से ऊपर हो गया है गैस का और इलेक्ट्रिसिटी का। तो 1 जुलाई का आईएमएफ आईएमएफ कहे या ना कहे, लेकिन वो आईएमएफ की खैर कंडीशन भी है। अच्छा सर, अब थोड़ा-सा आईटी सेक्टर के ऊपर मैं बात करूँ कि आईटी सेक्टर की जो है काफ़ी बात होती है, और गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि आईटी की जो एक्सपोर्ट है, इसमें इज़ाफ़ा करना चाहिए। जब इज़ाफ़े की बात आती है और ग्रोथ की बात आती है, तो जो हम लिस्टेड कंपनीज़ हैं, जो कि स्टॉक में हैं, उन कंपनीज़ में हम कोई एज़ सच कोई ग्रोथ हम देख नहीं रहे होते हैं। उसकी क्या वजूहात है? और जो है मतलब जो है, और क्यों क्यों जो है उसकी ग्रोथ की कोई विटनेस हमें नज़र नहीं आती है, क्या वजूहात है? देखिए, इंडिया में आईटी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा फ्लरिश की। यानी हुँ, आप सोचे, सऊदी अरेबिया जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है, जितना सऊदी अरेबिया ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है, उससे ज्यादा आईटी एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है। तो हुँ, इंडिया में उन्होंने जो है ना एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। देखिए, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, फर्टिलाइजर बनाने के लिए आपको गैस चाहिए होती है। अगर गैस नहीं मिलेगी तो फर्टिलाइजर नहीं बन सकता। सिमिलरली आईटी इंडस्ट्री को एक्सपैंड करने के लिए आपको रॉ मटेरियल, आपको मैन पावर चाहिए, जो ट्रेंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, हार्डवेयर इंजीनियर्स है, आईटी के प्रोफेशनल्स है, वो चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इंडिया, अब देखिए, 4% ऑफ जीडीपी एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम 1% भी नहीं कर रहे हैं। तो ये हम जब तक जो रूट कॉज को हम नहीं करेंगे, कि हम इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाएंगे, तो ये आईटी इंडस्ट्री वाले कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज कोई यूएसए से या यूरोप से कोई यहाँ के तो काम नहीं करेगा ना।
ये हमें पाकिस्तानी को डेवलप करना होगा। इंडिया ने लोकल इंडियंस को डेवलप किया। पाकिस्तान को ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है कि हम 3-4 अरब डॉलर से कुछ भी नहीं है, हमारा कम से कम जो है 10 अरब डॉलर होना चाहिए। इसमें काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है और सही रास्ते में जा रहे हैं, बट इट विल टेक टाइम। और इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ ये बहुत ही फ्लरिश करेगा, फ्लरिश कर रहा है 2-3 साल से। सही। अच्छा सर, अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट में ऐसे कौन से जो है प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिनसे वॉल्यूम में इज़ाफ़ा हो? अगर जैसे कि हम देख रहे हैं कि इंडेक्स को अच्छे से अच्छा चल रहा है, लेकिन जो पीएसएक्स के जो शेयर्स हैं, उस हिसाब से नहीं चल रहे हैं और आपको क्या लगता है कि केसी 100 इंडेक्स उस पे भी जो है ट्रेडिंग होनी चाहिए? और ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिससे जो है जो ट्रेडर्स हैं वो पैसे लगाएँ तो उनको कुछ मुनाफ़ा हासिल हो और साथ में ही जो ऑप्शन कॉल जो है वो कितना वॉल्यूम जनरेट कर सकता है और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें पैसे जो है देकर ट्रेडर्स अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं? देखिए, आपने वॉरेन बुफे का नाम आई एम श्योर सुना होगा। वॉरेन हुँ। बुफे जो है इज द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम इन द वर्ल्ड। वॉरेन बुफे कहते हैं कि दो किस्म के स्टॉक्स होते हैं, एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स कहते हैं और एक नॉन इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स जिसको हम ब्लू चिप्स भी कहते हैं, उसके फंडामेंटल्स होते हैं। नॉन इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के कोई फंडामेंटल्स नहीं होते। अगर इसी मार्केट में हम 65 साल ब्रोकेज हाउस रन किए 1957 से लेके 2022 तक, तो हमने ये देखा है कि 20 साल पहले अगर आप किसी से मालूम करेंगे, जो सीनियर मेंबर्स है, ब्रोकर्स है, वो बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स होता था। इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स इसलिए सेफ है इन्वेस्टर के लिए, पर्टिकुलरली स्मॉल इन्वेस्टर के लिए, कि ये साल में 2 से 4 दफा हमेशा आपको डिविडेंड देंगे, चाहे इंडेक्स कम हो या ज्यादा हो। इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी अच्छी होती है कि ये हर साल आपको 2 से 4 दफा डिविडेंड देते हैं। देखिए, यूएसए का मैं आपको एग्जांपल दूं, S&P 500, स्टैंडर्ड एंड पुअर 500, उसमें मेजॉरिटी कंपनी लॉसेस में है। अब वो इन्वेस्टर को देखना है कि भाई जो प्रॉफिटेबल कंपनी है उसमें करें। हर स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल कंपनी जो है वो कम होती है। तो ये अगर स्मॉल इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट उनको प्रोटेक्ट करना है, तो हमने तो हमेशा 65 साल इनको हमेशा ये कहा है कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स मिलें। इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स वो है जिसके कम से कम 10 फंडामेंटल्स होते हैं। आप 10 फंडामेंटल्स मालूम कर लें, जहां भी आपका अकाउंट है उनको कहें कि भाई ये स्टॉक के मुझे 10 फंडामेंटल्स बताएं। जब 10 फंडामेंटल्स बताएं, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करें। आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वो नुकसान करते हैं, तो मैं समझता हूँ दे शुड ब्लेम देमसेल्व्स। सही। सर, वो जब ये आपने फंडामेंटल्स की बात की तो उसके हवाले से थोड़ा-सा बताएँ कि क्या वो फंडामेंटल्स हैं? क्या वो चीज़ें जो देखनी चाहिए? देखिए, बेसिकली स्पॉन्सर्स स्पॉन्सर्स कौन है। देखिए, मैं लोगों को ये कहता था, कंस्ट्रक्शन आप करते हैं तो आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप पूछते हैं भाई ये किसने कंस्ट्रक्शन किया है, इसके आर्किटेक्ट्स कौन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मैं समझता हूँ 10 फंडामेंटल्स में स्पॉन्सर्स है। इस कंपनी के स्पॉन्सर्स कौन है, ठीक है ना। फिर आपको ये देखना है कि भाई ये कंपनी की 5 साल की डिविडेंड हिस्ट्री क्या है, इनकी अर्निंग्स हिस्ट्री क्या है। हुँ। फिर आपको ये देखना है कि भाई ये इसके रिजर्व्स कितने हैं, इसके अनअप्रोप्रिएटेड जो प्रॉफिट्स है वो कितने हैं। तो इस किस्म के ये फंडामेंटल्स देखेंगे, ये क्या पिछले 5 साल में हर साल 2 से 4 मरतबा डिविडेंड दिया है इन्होंने। तो ये सारी चीजें आप देखें। ये मटेरियल डिस्क्लोजर तो स्टॉक एक्सचेंज की बहुत ही अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव वेबसाइट है। हम मटेरियल डिस्क्लोजर देखें, बहुत सारे बैंक्स फॉर एग्जांपल है, उसके अगर स्पॉन्सर्स अपने बैंक के शेयर्स खरीदते हैं तो मटेरियल डिस्क्लोजर आता है। तो वो मैं कहता हूँ, हु नोज द बैंक बेटर देन द ओनर्स। तो जब ओनर्स वो खरीदते हैं अपने बैंक के शेयर्स या अपने कोई भी इदारे के, नॉट ओनली बैंकिंग सेक्टर, कोई भी इदारे के, वो जो फिर सेल नहीं करते हैं, दे जस्ट कीप ऑन इन्वेस्टिंग। तो ऐसे स्टॉक्स में मैं समझता हूँ करना सेफ रहता है। और सही। आपको कैपिटल गेन भी होता है। आप लेट्स से आप करते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लेकिन डे ट्रेडिंग में 9:30 बजे खरीदा, 9:45 बजे बेचा, ये जो इसमें मैं देखता हूं कि बहुत कम कामयाब होते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जो है वो वही कामयाब होते हैं जो फंडामेंटल्स इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं।
सही। अच्छा सर, अब ज़रा मैं क्रूड ऑयल के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि हमने देखा था कि कोरोना के बाद इसकी जो सप्लाई है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। नेगेटिव $8 पर बैरल दे रहे थे। फिर हमने देखा कि हालात बेहतर हुए और जो है जो क्रूड ऑयल की जो सप्लाई है वो कम कर दिया, जैसे कि जैसे उसकी प्राइस जो है हाई हुई। अच्छा, अभी ये सुनने को आ रहा है कि जो है सप्लाइज़ की जो है वो मतलब जो इसकी जो प्राइस है वो मज़ीद जो है वो कम होगी और जो है इसका रेट है वो $90 तक जाएगा। तो इससे हमारी मईशत को क्या फ़ायदा होगा? और साथ ही साथ जो स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनमें से किन कंपनीज़ को ज़्यादा फ़ायदा होगा? देखिए, मैं थोड़ा-सा आपको 1 मिनट में बैकग्राउंड बता दूँ। कोविड जब हुआ था 3 साल पहले, तो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है, वो लेस देन ज़ीरो हो गई। $37 वो दे रहे थे और ऑयल भी दे रहे थे। $37 भी दे रहे थे पर हुँ, बैरल और ऑयल भी दे रहे थे, क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने सबने हेज कर लिया और सबने अपने 12 महीने और 18 महीने का स्टॉक खरीद भी लिया। दे हैव लार्ज इन्वेंटरी बिल्ट अप। तो उनकी कोविड की वजह से कोई सेल नहीं कर रहा था, तो इंट्राडे हाई $40 हुआ है और क्लोज जो है वो $37 हुआ है, माइनस कि $37 पर बैरल, $37 भी दे रहे थे और एक बैरल ऑयल भी दे रहे थे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने इसका बेनिफिट नहीं लिया। दैट वाज अ बिग मिस्टेक, अ ब्लंडर आई वुड से। हुँ, अब ऑयल अनफॉर्चुनेटली अब तो कोविड खत्म हो गया है और ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है। $90, आपने बिल्कुल सही फरमाया, $90 अब क्रॉस कर गई है। ये हमारे लिए, क्योंकि हमारी बिगेस्ट इंपोर्ट है वो ये क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जो 3 साल पहले $23 बिलियन का इंपोर्ट हुआ था। हर साल बिगेस्ट ऑयल इंपोर्ट हमारा पेट्रोलियम है। काफी कंट्रोल किया क्योंकि प्राइस भी काफी गिरी थी और पास ऑन किया कॉस्ट को, तो कंजम्पशन भी कम हुई। पहले तो ये भी हो रहा था कि भाई ₹150 में आप सेल कर रहे थे, ₹250 में खरीद रहे थे, तो उसमें गवर्नमेंट का बहुत नुकसान हुआ। लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली ये हमें दुआ करना चाहिए कि ये इंटरनेशनल प्राइसेस जो है ये किसी तरह 90 से कम रहे, 90 से ऊपर ना रहे, वरना हमारे ट्रेड डेफिसिट में इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट में आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस होगी और फिर रुपी फर्दर हमारा गिरेगा। सही। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल ये कि मुझे ये बताएँ कि जैसे अभी जो करंट सिनेरियो इस वक़्त हमारे हमारे मुल्क का चल रहा है और जो इंटरनेशनल हालात चल रहे हैं, क्या इस इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप स्टॉक मार्केट को किस तरह से देख रहे हैं? क्या आने वाले वक़्त में स्टॉक मार्केट पे ये चीज़ें बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट करेंगी? क्या उसके क्रैश होने के कोई चांसेज़ हैं? कोई थोड़ा-सा इस हवाले से आप हमें बताएँ। देखिए, मैं 91 की बात करूंगा, शायद आप तो पैदा भी नहीं हुई होंगी। 91 में केसी 100 इंडेक्स इंट्रोड्यूस हुआ, यानी 33 साल पहले। 1000 पॉइंट से, 1000 पॉइंट से ये इंडेक्स शुरू हुआ। आज 68,000 क्रॉस किया है, यानी 68 टाइम्स। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वो होता है, अब जैसे 68 टाइम्स किसी भी एसेट क्लास में पाकिस्तान में इतना रिटर्न नहीं मिला। मैं तो समझता हूँ पूरी दुनिया में, मुझे फिगर्स नहीं आई है कि 68 टाइम्स 33 साल में कोई एसेट क्लास दुनिया में कोई रिटर्न दिया हो। पाकिस्तान में भी हाईएस्ट है, वर्ल्ड में भी हाईएस्ट है। लेकिन जो एक कंपनी है जो अब लिस्टेड नहीं है, इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड, ₹50 में शेयर इशू किया था इन्होंने, 15,000 में इसकी डीलिस्टिंग हुई थी। उसके बावजूद सम ऑफ द वेरी कंजर्वेटिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, पारसी इन्वेस्टर्स, वो कहते हैं वो मरने के बाद भी शेयर्स नहीं बेचते, इट विल गो टू देयर जनरेशंस। उन्होंने नहीं बेचा है। आई एम टोल्ड, कंपनी उनको कहती है आप 50,000 ले लें एक शेयर का, तो भी वो सेल नहीं कर रहे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वही है जो कभी शेयर बेचता नहीं, रियलाइज जरूर करता है अगर किसी सेक्टर के डायनेमिक्स चेंज होते हैं या कंपनी के डायनेमिक्स चेंज होते हैं। तो मैं तो समझता हूँ अभी देखिए 4 की प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल पे मार्केट चल रही है, हुँ, यानी ये भी लोएस्ट है 33 इयर्स में। ये 4 की प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स में लोएस्ट है। मैं समझता हूँ इससे नीचे अगर पाकिस्तान की 76 इयर्स हिस्ट्री में हुआ हो। 18 सितंबर 47 पहला दिन था स्टॉक एक्सचेंज का। 14 अगस्त 47 को पाकिस्तान बना, उसके 1 महीना और 4 दिन बाद ये दो, इससे नीचे दो ही दफा मार्केट नीचे गई है, एक 1965 वॉर में, एक 1971 वॉर में। आज भी हमारी मार्केट जो है वो चीपेस्ट है 4 की प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स पे। तो मुझे तो इसमें अगेन लॉन्ग टर्म बेसिस में
शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे आ सकती है, 2000 पॉइंट्स गिरे, 2000 पॉइंट्स बढ़े, लेकिन अभी भी इट इज द चीपेस्ट मार्केट। बॉम्बे की मार्केट देखें 25 टाइम्स प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स पे, हमारी 4 पे, यानी 8 गुना ज्यादा महंगी है। डाउ जोन्स जो है वो 40 की प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल्स पे, नेस्डैक यूएसए की वो 50 प्राइस मल्टीपल अर्निंग्स पे है। हमारे यहाँ इंस्टेबिलिटी थी और डेप्रिसिएशन, करेंसी स्टेबल नहीं थी। अब ये चीजें बेहतर हो रही है, एक स्टेबिलिटी भी आ रही है, तो मैं तो समझता हूँ लॉन्ग टर्म के हिसाब से पीपल शुड इन्वेस्ट। थैंक यू सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके बहुत अच्छे आपका एनालिसिस था इन सारी चीज़ों के ऊपर। और जो है नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के सेशन से मैं आप से इजाज़त लूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।